वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। महाराष्ट्र से कोरोना को लेकर वाकई चिंताजनक खबर है। आज राज्य में 139 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना पॉजिटिव की संख्या भी महाराष्ट्र में 80,000 के पार हो गई। मुंबई की बात करें, बीते 24 घंटे में 54 मरीजों की मौत हुई है अकेले मुंबई में। वहीं मुंबई में कोरोना के कुल 46,000 से ज्यादा मामले अब तक हो चुके हैं, जो कि पूरे देश में इकलौते शहर का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मुंबई में कोरोना से अब तक 1,519 लोगों की मौत हो चुकी है। इस टाइम जब कोरोना को कंट्रोल कर पाना बहुत दूर की बात लग रही है, ऐसे समय में मुंबई में आज से अनलॉक होने की शुरुआत हो गई। गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुल गई, ऑटो टैक्सी चलने लगे और 2 दिनों बाद दफ्तर भी खुलने शुरू हो जाएंगे। देख सकते हैं नरीमन पॉइंट पर एक्सरसाइज करते हुए लोग यहाँ पर हैं। तो सरकार को पहले तो हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज हमारे हिम्मत करवाई है आज ऑड और इवन के ऑर्डर में दुकानों को खोलने की। मुंबई में अनलॉक 1 का पहला फेज शुरू तो होना था 3 जून से, लेकिन निसर की वजह से फेज 2 के साथ 5 जून को ही फेज 1 भी शुरू किया गया। आप देख सकते हैं इस वक्त हम नरीमन पॉइंट इलाके में हैं मुंबई के। आमतौर पर लॉकडाउन के पहले अगर इस इलाके को देखा जाता था तो यहाँ पर सुबह इससे ज्यादा आमतौर पर भीड़ देखी जाती है, लेकिन जैसे ही सरकार ने इस बात का ऐलान किया है कि लोगों को मॉर्निंग वॉक के लिए अलाउ किया जाएगा, कुछ लोग भी यहाँ पर है, उनसे हम जानेंगे उनकी क्या राय है। कितने दिनों बाद आप घर से बाहर निकले हैं? आज 70 डेज हो गया। हाँ। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि वॉक करेंगे तो थोड़ा हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन अच्छा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिनों बाद आप बाहर आए? आफ्टर 3 मंथ्स। पहली फेज में जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने अनाउंस किया था कि पहली फेज में क्या क्या चीजें अलाउड होगी, तो इसमें था जॉगिंग हो, फिजिकल एक्टिविटी जिसमें रनिंग हो, एक्सरसाइजेस हो पब्लिक प्लेसेस में। हालांकि जिम्नेजियम या ओपन जिम जो होते हैं वहां पर एक्सरसाइज करना लोगों को अभी भी अलाउड नहीं होगा। दूसरे फेज में जो चीजें शुरू होनी थी, मार्केट और मार्केट एरियाज शुरू होंगे, लेकिन इसमें मॉल्स नहीं खुलेंगे, दुकानें मार्केट प्लेसेस नहीं खुलेंगी और दुकानें खुलेंगी और इवन के तत्व पर, यानी रोड के एक साइड की दुकानें एक दिन खुलेगी वर्किंग आवर्स के बीच में, रोड के दूसरी साइड की दुकानें दूसरे दिन खुलेगी। P1 और P2 जिस तरह से पार्किंग होता है उसी तरह से इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। टैक्सी रिक्शा भी आज से शुरू होने, इस पर भी कुछ निर्बंध लगाए गए हैं। 2 लोग और 1 ड्राइवर के साथ में टैक्सीज चलेगी और 2 व्हीलर्स पर 1 इंसान अगर जरूरी हो तो ही अलाउ किया, लेकिन साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लोगों के लिए अहम रहेंगे। और फेज 3 जो 8 जून से शुरू होगा, इसके तहत प्राइवेट ऑफिसेज भी शुरू होंगे। मुंबई के प्रसिद्ध जवेरी बाजार में दुकानें तो खुली, पर खुशी की जगह ज्वेलरों के चेहरे पर शिकन ज्यादा दिखाई दे रही थी। मैंने जैसे कहा कि करीबन 200 करोड़ रुपए का यहाँ बिजनेस होता था, आज वो बिजनेस से 0 के आंकड़े पे आ गए। 73 दिन से लॉकडाउन, आज 73वां दिन है, तो करीबन 14 से 15,000 करोड़ रुपए का बिजनेस का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। अभी लॉकडाउन के बाद, इतने टाइम के बाद अभी शॉप खुली है, तो मैं आज आई हूँ मेरा ऑर्डर कंफर्म करने के लिए रेडी है कि नहीं, और बाकी का पेमेंट करने के लिए। सरकार ने अपनी गाइडलाइन में साफ कहा है कि मिशन बिगिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन के साथ ही होगा। MMR रीजन में रहने वालों के लिए एक राहत की खबर ये है कि उन्हें MMR में कहीं भी आने जाने के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं होगी। मुंबई से कमलेश सुतार और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार ने बोल ही दिया है कि एसिम्प्टोमेटिक लोगों की कोरोना जांच नहीं करवाई जाएगी, इससे केसों की संख्या घट जाएगी, पर खतरा बहुत बढ़ जाएगा। मुंबई में भी बीजेपी का इल्जाम है कि उद्धव ठाकरे सरकार शहर में कोरोना के नंबर कम आए, इसीलिए झोल कर रही है। मुंबई भारत में कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। पूरे राज्य में कोरोना के टेस्ट करने के लिए कुल 83 लैब हैं, जिनमें 46 सरकारी और 37 प्राइवेट हैं। महाराष्ट्र में अब तक 5,22,946 सैंपल लिए गए, जिनमें 80,229 पॉजिटिव आए हैं। इस टेस्टिंग को लेकर राज्य बीजेपी का आरोप है कि सरकार ने मुंबई में कम टेस्ट करने शुरू कर दिए हैं ताकि कोरोना के केस कम मिले। 1 मई को महाराष्ट्र में जितने टेस्ट हुए उसमें से तकरीबन 56%, 56% टेस्ट ये अकेले मुंबई के थे, लेकिन आज जितने टेस्ट हो रहे हैं उसमें मात्र 27%, 27% टेस्ट ये मुंबई में लिए जा रहे हैं। और हम अगर पॉजिटिविटी का प्रतिशत देखें तो कुल पॉजिटिव केसेस जितने टेस्टिंग में महाराष्ट्र में मिलते हैं वो 14% है, मुंबई में क्यूमुलेटिवली वो 21% है। लेकिन अगर मई के महीने में हम देखें तो मई महीने में 1 मई से 24 मई तक वो 32% है
और 17 मई से 24 मई अगर हम देखें और उसमें यूनिक टेस्ट को अगर हम देखें तो तकरीबन 40% पॉजिटिव उसमें सैंपल में से पॉजिटिव केसेस निकली है। तो इसका मतलब यह है कि इन्फेक्शन बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है और ऐसे समय मुंबई की टेस्ट को स्टैग्नेंट करना ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी होगी। बीएमसी ने फडणवीस के आरोपों को गलत करार दिया है। बीएमसी के मुताबिक मुंबई और महाराष्ट्र के कोविड-19 मामलों में फर्क इसलिए आया है क्योंकि अब पूरे राज्य में टेस्टिंग की सुविधा बढ़ा दी गई है। पहले कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज करने से पहले 2 टेस्ट होते थे, पर नई गाइडलाइंस के मुताबिक एक ही टेस्ट होता है। मुंबई में करीब 2,12,000 टेस्ट हुए हैं। इसका मतलब ये है कि 10 लाख पर 16,304 टेस्ट किए गए, जो महाराष्ट्र ही नहीं देश में भी सबसे ज्यादा है। और मुंबई मॉडल ही देश में एक सक्सेसफुल मॉडल होगा, इस तरह से आईसीएमआर ने कहा है। हमें लगता है देवेंद्र जी को बयान देने से पहले आईसीएमआर से पूछना चाहिए था कि महाराष्ट्र सरकार का मुंबई का कामकाज कैसा है। मार्च महीने में महाराष्ट्र में होने वाली पूरी टेस्ट के मुकाबले 70 से 75% टेस्ट सिर्फ मुंबई में किए जाते थे। विपक्ष का यह आरोप है कि ये संख्या अब बड़े पैमाने में कम की गई है। इससे पहले भी विपक्ष ने आरोप लगाया था कि मुंबई में सुविधाएं नहीं है और स्थिति को संभालने में राज्य सरकार नाकामयाब है। जिस तरह से मुंबई में संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए अब टेस्टिंग नए विवाद का मुद्दा बन सकता है। कैमरामैन राजू नामदार के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। निसर्ग तूफान से मुंबई तो लगभग बच गई, लेकिन मुंबई के पास रायगढ़ में इस तूफान का कहर बुरी तरह टूटा। नुकसान को देखकर लग रहा है कि इससे उबरने में लोगों को लंबा वक्त लगेगा। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मुरुड और अलीबाग के बीच निसर्ग तूफान का लैंडफॉल हुआ था। इस 40 किलोमीटर के इलाके में तूफान के चलते हुई तबाही से उबरने में लोगों को लंबा वक्त लगेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को यहां का जायजा लिया। जिला प्रशासन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ के जवान तूफान के निशान मिटाने में लगे हैं, पर तबाही इतने बड़े पैमाने पर है कि हर जगह प्रशासन का पहुंच पाना तक संभव नहीं है। एक और घर, एक और पेड़, बड़ा सा पेड़ घर पे गिरा हुआ है जो चक्रवाती तूफान आया था उसमें, और घर तहस नहस हो गया। सिर्फ घर ही नहीं, इनकी जिंदगी, इनकी उपजीविका पर क्या असर हुआ है, इसके बारे में पूछते हैं। नुकसान क्या, जितने भी पेड़ है ना नारियल सुपारी के, उसमें से कम 40 या 45% तो पेड़ गिर गए हैं पूरे के पूरे। तो इस पर ही निर्भर थे, इस पर ही उपजीविका थी आपकी? हाँ, इसी पर है, नहीं तो और क्या करेंगे। कितना कमाई होती थी सालाना इससे बेच के? या ऐसा इसका तो बोल नहीं सकती, क्योंकि नारियल को तो हम लोग मराठी में जो कल्पवृक्ष बोलते हैं ना कोकण का, तो उसके हर चीज का तो फायदा होता है, मगर उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है। अभी हम लोगों ने जितना भी कमाया है 20-25 साल में, वो पूरा चला गया। अभी साल की आमदनी जो है ये 2 सुपारी और नारियल से जो होती थी वो अब नहीं होगी। नहीं होगी, अभी नहीं होगी। अभी कम से कम 2 या 4 साल तक तो कुछ नहीं, नुकसान ही नुकसान है। इस इलाके में ज्यादातर लोग सुपारी और नारियल की खेती करते हैं, जिसे तूफान ने तहस नहस कर दिया है। यहाँ पे नुकसान यानी 3-4 जनरेशन से जो कोकोनट और सुपारी का झाड़ सेव किया था और जिसके ऊपर गुजारा होती थी, वो गुजारा पूरा झाड़ सुपारी सब हो गया। अभी गुजारा कैसे करेंगे? इतना आमदनी कितनी होती सालाना? सालाना आमदनी वैसा नहीं बता सकते हैं कि डिपेंड्स अपॉन द रेनी सीजन और वो होते हैं। अंदाजे फिर भी 50-60 हजार के ऊपर होता है, तकरीबन 1.5-2 लाख। या अभी पूरा ही गया या पार्शियली नुकसान हुआ? 10% भी झाड़ रहा है, नहीं तो नुकसान तो पूरा ही हो गया ना। ये कि पिछले 3 महीने में कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन था, उसका भी असर हुआ? उसका तो बहुत असर हुआ, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग नारियल निकालने के लिए जो आते थे वो कोई आए नहीं, तो बहुत सा नारियल ऐसा ही गिर गया जो हम बेच नहीं सकते थे, क्योंकि कोई आता नहीं था शॉपिंग करने और सब के लिए। और बाद में आया है तो उसका भाव नहीं है, तो कोरोना की वजह से तो पूरा नुकसान ही नुकसान है। उसके ऊपर ये निसर्ग का साइक्लोन आ गया, वो नुकसान है। अभी हम जिए तो कैसे जिए? और मोदी जी बोलते हैं रिटायर हो, गांव चले जाओ, वो सब है, तो गांव आके ये हो गया, अभी कहाँ जाएंगे? 2 लाख के आसपास तो आ ही जाता था साल का, तो अभी पूरा नुकसान हुआ है कि इसके अलावा हमारे पास कुछ ये नहीं है। कोंकण का ये इलाका एक टूरिस्ट स्पॉट है। बड़ी संख्या में यहाँ के स्थानीय लोग पर्यटन व्यवसाय में लगे थे। कोरोना की वजह से वो ठप पड़ गया और रही सही कसर निसर्ग तूफान ने पूरी कर दी। रायगढ़ से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।